प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याख्यान माला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस की प्रतीकात्मकता। हिंदी साहित्य का सुप्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश अपने सभी नाटकों में प्रतीकात्मकता का सहारा लेते हैं। हम यह देखते हैं कि काव्य के साथ साथ गद्य के क्षेत्र में भी प्रतीकात्मकता का निर्वाह करना कितना आवश्यक होता है, एक विशेष प्रवृत्ति मानी जाती है। मोहन राकेश द्वारा रचित लहरों के राजहंस में भी हमें प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। जैसा कि लहरों के राजहंस जो नाम है, शीर्षक है, वो स्वयं भी एक प्रतीक लिए हुए। प्रत्यक्ष रूप से इसमें यद्यपि सुंदरी और नंद की कहानी है, जबकि नाटककार का मूल उद्देश्य सुंदरी और नंद की कथा लिखना नहीं है, जो ऐतिहासिक कथा है मगध का सम्राट नंद और उसकी पत्नी सुंदरी। आधुनिक नाटककार का ये उद्देश्य है कि आधुनिक जीवन के द्वंद्वग्रस्त भावबोध को प्रस्तुत करना है। लहरों की तरह से एक द्वंद्व की स्थिति जो है यहाँ कवि व्यक्त करना चाहता है, अर्थात जीवन के जो द्वंद्वग्रस्त भावबोध हैं उनको प्रस्तुत करना है। लहरों के राजहंस की प्रतीकात्मकता पर हम जब दृष्टिपात करते हैं तो उसमें ये प्रतीकात्मकता इतनी सरल नहीं है, सहज नहीं है, आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। इसकी प्रतीक योजना अत्यधिक सांकेतिक और जटिल है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि श्यामांग का प्रसंग इस संदर्भ में लिया जा सकता है, जिसके माध्यम से नाटककार ने कुमार नंद के अंतर्द्वंद को सांकेतिक करने की चेष्टा की। मोहन राकेश स्वयं भी कहते हैं कि नाटक का वह परिवर्तित रूप शीर्षक से जो आत्मोद्गार व्यक्त किए हैं, उनमें इस तथ्य की स्पष्ट स्वीकृति दिखाई देती है कि श्यामांग का चरित्र स्वयं नाटककार के लिए भी एक समस्या रही है। एक जगह पर मोहन राकेश इस संदर्भ में कहते हैं कि पहले अंक से उसे हटाना चाहा तो हटा नहीं सका, दूसरे अंक में उसके लिए स्थान बनाना चाहा तो वह भी नहीं बना सका। तो किस तरह से श्यामांग का जो पात्र है वो नाटककार के लिए भी एक प्रतीकात्मक व्यवस्था हो गई है। हम सबसे पहले श्यामांग की प्रतीकात्मकता को ही स्पष्ट करते हैं। मोहन राकेश ने श्यामांग नामक पात्र की काल्पनिक रचना की है और इसके लिए उसने दो तरह से काम लेना चाहा है जो उद्देश्यों को सिद्ध करता है। श्यामांग के चरित्र का यही विरोधाभास इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग की नाटकीयता को कम कर देता है और इसी कारण अलका का अत्यंत प्रयोजनशील और स्पष्ट चारित्रिक चित्रांकन को पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। श्यामांग के चरित्र के माध्यम तथा अलका के द्वारा नाटककार ने नंद और सुंदरी के उद्गम, मुखर और कामसिक्त प्रेम का ही प्रतिरूप दिखाना चाहा है, किंतु इसमें भी वह कहीं पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है। श्यामांग सोच विचार में डूबा रहने वाला व्यक्ति है, एक गंभीर व्यक्ति है जो नाटक के विकास के साथ अपनी विचारात्मकता और अंतर्द्वंद में उलझता ही चला जाता है। नंद के मन की दशा श्यामांग के मन में नाटककार ने समांतर दर्शाने की कोशिश की है और इस समानता में भी पूरी तरह से नाटककार सफल नहीं हो पाता है। विशेष रूप से श्यामांग नंद के मन के अंतर्द्वंद का प्रतीक न होकर अपना एक अलग अस्तित्व भी रखता है। अंत में नंद और श्यामांग के अंतर्द्वंद को दिखाकर इसकी प्रतीकात्मकता को सिद्ध किया जाता है, या ये प्रतीकात्मकता सिद्ध हो जाती है। जब नंद बौद्ध धर्म को लेकर द्वंद्वग्रस्त है, तब श्यामांग का प्रलाप उन्हीं के द्वंद्व का प्रतीक है। तो यह कह सकते हैं कि जो श्यामांग का चरित्र है वह नंद के अंतर्द्वंद का प्रतीक बनकर उभरा है।
नंद के चरित्र की जो प्रतीकात्मकता है, दूसरे संदर्भ में हम लेते हैं तो कुमार नंद के चरित्र का अंकन जिस रूप में किया है उसका भी पर्याप्त अंश प्रतीकात्मक ही है। मोहन राकेश ने स्वयं भी ये स्वीकार किया है। नंद का अंतर्द्वंद द्विधाग्रस्त चेतना को प्रकट करना रहा है। नाटक का नायक नंद अर्ध जागृत सुंदरी के कथित विक्षोभ से घबराकर उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकने की स्थिति में अपने को न पाकर पलायनवादी मनोवृत्तियों का परिचय देते हुए अंत में सुंदरी का परित्याग करके या उसे छोड़ करके अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वापस घर लौटता है। और ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि अंतिम क्षण में उसकी दुविधा एवं द्वंद्व का भी समाधान नहीं हो सका है। वह यदि बौद्ध धर्म की शरण में भी जाता तो भौतिक या प्रवृत्ति मूलक द्वंद्व से स्वतः अलग होकर निरपेक्ष भाव से जाता, लेकिन उसके मन में चूंकि द्वंद्व है, स्वतः मृत मृग को देखकर भी वह चिंताग्रस्त हो जाता है। व्याघ्र से लड़कर भी उसे शांति नहीं मिलती। केस कटने पर उसका द्वंद्व और बढ़ जाता है। सुंदरी के चीखने पर वह फिर उलझन में पड़ जाता है। नंद के चरित्रांकन में नाटककार ने प्रतीकात्मकता दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ जब हम नंद के व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को देखते हैं तो वो एक पूरी तरह से द्वंद्वात्मक व्यक्तित्व का प्रतीक हमें दिखाई देता है। और सुंदरी के चरित्र में जब हम प्रतीकात्मकता ढूंढते हैं तो सुंदरी का चरित्रांकन नाटककार ने बड़ी प्रतीकात्मकता की दृष्टि से किया है। नाटककार का कथाक्रम के विकास की दृष्टि से उसके आरंभ में ही अलका दुख सौपन तो सुंदरी की दासी होने के साथ साथ उसकी अंतरंग सखी भी है, इस ओर संकेत कर देता है नाटक का कि उसकी स्वामिनी का जीवन गमन धूल दूषित होने जा रहा है। तो अलका जैसे स्पष्ट करती है नाटक के प्रारंभ में ही या अलका के माध्यम से सुंदरी के जीवन की धूल दूषित होने की स्थिति को नाटक का स्पष्ट करना चाहता है। अपने रूप सौंदर्य पर सुंदरी अमित गर्व करती है, बहुत अधिक गर्व करती है। अलका का दुख सौपन भी सुनती है। उसने सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश देखा है। अलका जब उसे अपना स्वप्न सुनाती है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं तो सुंदरी अलका का ही प्रयास करने लगती है और कहती है, ये भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, इसका कुछ उपाय करना होगा। देखिए किस तरह की उपेक्षा है। बेचारी सुंदरी ये कहते हुए भी इस बात को नहीं जानती कि कल ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं जब उसका पति भिक्षु बनकर गृह त्याग करने वाला है और उस स्थिति में वह भी भिक्षुणी का वेश धारण कर ले। दूसरा जब अंक शुरू होता है तो उसमें दर्पण का टूटना भी प्रतीकात्मकता लिए हुए है। वह सुंदरी की भावी जीवन दशा का ही परिचायक है। दर्पण का टूटना मानो सुंदरी की हृदय मुकुट का ही भग्न होना है। सुंदरी की आस्था विश्वास का भग्न होना है। सुंदरी को अपना जो सीमांत और मस्तक और चेहरा जिन दो भावों में बटा हुआ दिखाई देता है या प्रतीत होता है तो उसका एक सांकेतिक अर्थ है कि उसे अपना सुहाग असुरक्षित प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ जो भी दृश्यांकन किया है सुंदरी के संदर्भ में अलका के माध्यम से, दर्पण के टूटने से, तो यहाँ ये दिखाने का प्रयास किया है कि सुंदरी का जो जीवन है या सुंदरी एक तरह से टूटे हुए जीवन की प्रतीकात्मकता के रूप में उभरती है। एक जगह पर नाटककार ने यानी मोहन राकेश ने कमल ताल के हंसों का उड़ जाना बड़ा प्रतीकात्मकता के साथ व्यक्त किया है। ये भी एक संकेत है। कमल ताल से राजहंसों के उड़ जाने में भी एक प्रतीक है। कमल ताल के आकर्षण को छोड़कर राजहंस कैसे जा सकते हैं? इस ओर भी संकेत करता है कि सुंदरी का पति नंद भी उसके साथ इतने दिनों तक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने और उसके रूपाकर्षण के मोहजाल को सहसा ही छिन्न भिन्न करके बौद्ध धर्म में कैसे दीक्षित हो सकता है। किंतु जैसे कमल ताल के इतने दिनों तक अभ्यस्त हंस अचानक कमल ताल को त्याग कर चले गए हैं, ये घटना सत्य है
उसी प्रकार सुंदरी को ये विश्वास भी होने लगा होगा कि मेरा पति भी मुझे इस प्रकार छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगा। तो कमल ताल पर विचरण करने वाले जो हंसों का अचानक उड़ जाना है, इस बात का प्रतीक है कि अब सुंदरी का पति नंद, जो उसके मोहपास में फंसा हुआ था और उसके चारों ओर मंडराता था, वो अचानक ही उसे छोड़ करके उड़ जाता है या बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही नाटक में छोटी छोटी अन्य घटनाएं आती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो छोटी घटनाएं हैं लेकिन प्रतीकात्मकता लिए हुई। प्रतीक प्रयोग की दृष्टि से केश कर्तन के बाद नंद का जंगल में जाकर व्याघ्र से द्वंद्व करना दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण। इस प्रकार वह अंत में एक बार फिर प्रवृत्ति मार्ग की ओर मुड़ने का सबल प्रयत्न करता है, किंतु मात्र घातक होकर रह जाता है कि वापस मुड़ नहीं पाता। अब देखिए कि कैसे द्वंद्वता का जो प्रतीक है कि किस तरह से वन में जाता है, व्याघ्र से युद्ध करता है और फिर आता है। तो यह कह सकते हैं कि नंद की जो नंद के साथ जो घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं हैं वो बड़ी प्रतीकात्मक हैं, और ऐसे में उसका ना तो सुंदरी के साथ मन लगता है ना बाहर, और वो इस एक तरह से अंतर संघर्ष चलता है। तो अंतर संघर्ष जो है वो कई तरह के प्रतीकों में प्रकट होता है। एक और नंद के मन और शरीर में विद्यमान जो आक्रामक प्रवृत्तियों का भी अंतिम रूप से परिहार हो जाता है। केस कर्तन के बाद अंतर्द्वंद के रूप में जो कुछ घटित हुआ है उसके प्रति विद्रोह का भाव भी उसमें अभिव्यक्त होता है, उस घटना के माध्यम से अभिव्यक्त होता है जो प्रतीकात्मकता लिए हुई है। ये कहना चाहकर भी ये न कह सकना कि ये विश्वास मेरा नहीं है, मैं तुम्हारा या किसी का विश्वास ओढ़कर नहीं जा सकता, जीना नहीं चाहता। इस प्रकार नंद के हाव भाव ये बता देते हैं कि वह विरोध करना चाहता है। इस तरह से हम आधे लहरों के राजहंस नाटक में जो प्रतीकात्मकता पर विचार करते हैं तो उसके जो विविध प्रसंग हैं, घटनाएं हैं, चरित्रांकन में नाटककार मोहन राकेश ने यहाँ वहाँ प्रतीकात्मकता का बड़ा सुंदर पुट दिया है, जो मूल कथा से भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। ये प्रतीकात्मकता उच्च कोटि की भले ही न बन पाई हो, लेकिन फिर भी नाटक में दर्शकों और पाठकों को ये समझ में आता है, भले कठिनाई से समझ में आता हो, लेकिन प्रतीकात्मकता स्पष्ट होती है। इस प्रकार से मोहन राकेश ने आधुनिकता दर्शाने की भी चेष्टा की है, जो पात्रों के द्वारा सफल हो पाई है। धन्यवाद। आज इतना ही, आगे हम फिर अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।